तो आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2018 जो यूनिट सेकंड में आए हैं उनको सोल्व करेंगे, जो यूनिट सेकंड है। ठीक है, और हमारे जो फिजिक्स में जो पेपर सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव P एक समरूप विद्युत क्षेत्र में E में रखा गया है, ये थीटा कोण है ना, तो ये थीटा लिख देंगे इसको। थीटा कोण से घुमाया जाए तो घुमाने के लिए किए गए कार्य का मान याद कीजिए। तो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र ई है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास प्लस से और माइनस की ओर होगी। यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ए से लेकर बी ये रखा गया है विद्युत द्विध्रुव, और इसको हमने थीटा कोण पर रखा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पर हम मानते हैं यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और इस पॉइंट पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर जो बल होगा वो रहेगा माइनस क्यू ई, और यहाँ पर जो बल रहेगा वो रहेगा प्लस क्यू ई। ठीक है, तो इसको घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, कार्य हमारे पास होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि एफ डॉट डी एक्स। लेकिन जब हम कोण के रूप में घुमाएंगे तो बल की जगह हम इस्तेमाल करेंगे टो का, तो हमने लिखा है टो, और डी एक्स यानी विस्थापन की जगह हम कोणीय विस्थापन डी थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको घुमा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो डब्लू बराबर हमारे पास हो जाएगा डब्लू बराबर थीटा 1 से थीटा 2 टो डी थीटा, और टो की जो वैल्यू है वो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टो जो होता है वो होता है पी ई साइन थीटा, यानी कि बल आघूर्ण का मान जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर वो होता है पी ई साइन थीटा। तो हम यहाँ पर पी ई साइन थीटा और डी थीटा कर देंगे। पी ई हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। साइन थीटा है तो साइन थीटा का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। लिमिट जो है थीटा 1 से थीटा 2 लगा देंगे। लगाने बाद हमारे पास मिलेगा डब्लू बराबर पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। कार्य है इसका मात्रक हमारे पास क्या है, जूल है। इस समीकरण के अंदर हमारे पास दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति जो है वह है, यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर थीटा बराबर 0 स्थिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत ले जाया जाए तो कार्य कितना होगा। यानी कि लंबवत का मतलब है कि जो देखो समांतर स्थिति मतलब 0, यानी कि थीटा 1 का जो मान है वो तो हमारे पास है 0 डिग्री, और थीटा 2 का जो मान है वो हमारे पास है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा 1 की जगह 0 डिग्री, थीटा 2 की जगह 90 डिग्री रख देंगे। तो हमारे पास कोस 0 माइनस कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो ये हमारे पास बचेगा केवल P और E। दूसरी जो स्थिति है, देखिए दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं, थीटा 0 स्थिति से विद्युत क्षेत्र के विपरीत थीटा बराबर पाई तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि थीटा 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी, थीटा 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, थीटा 2 की जो वैल्यू हमारे पास है वो पाई है। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, यानी कि कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएंगे, ये कितना जाएंगे 2। तो डब्लू बराबर हो जाएगा 2PE। तो ये हमारे पास कार्य है, यानी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमारे पास ये आता है। इसके अंदर हमने दो स्थिति लिखी, यानी कि 0 स्थिति से लेकर के हम इसको कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, एक तो लंबवत ले जा रहे हैं और एक इसके विपरीत घुमा के लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। मैंने इसको क्लियर कर दिया है इस तरह से। ये अगला हमारे पास क्वेश्चन है, लाप्लास समीकरण को बेलनी निर्देशांक संदर्भ में लिखिए और गोलीय निर्देशांक को लाप्लास समीकरण लिखिए। गोलीय निर्देशांक में लाप्लास समीकरण लिखिए यानी कि लाप्लास जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, और इसके आगे यदि हम विद्युत विभव लगाते हैं और ये बराबर की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हमारे पास कहलाती है लाप्लास समीकरण। और ये 0 की बजाय रो अपॉन और एप्सिलॉन नोट है तो ये हमारे पास कहलाती है पाइसन समीकरण। लेकिन हमें क्या निकालनी है, केवल लाप्लास समीकरण दोनों स्थितियों में। ये क्वेश्चन पहले का ए और पहले का बी है। तो हम बेलनी निर्देश तंत्र की बात करेंगे और गोलीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए,
कार्तिक निर्देश तंत्र में जो डेल है उसको लिखते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और डेल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। बेलनी निर्देश तंत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं बेलनी निर्देश तंत्र में। तो डेल की जो वैल्यू होती है वो तो हमारे पास होती है रो डेल अपॉन डेल रो प्लस फाई कैप अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड। डेल स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो कोष्टक रो डेल अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। दूसरा जो है वो हमारे पास है गोलीय निर्देशांक में, और गोलीय निर्देशांक में हमारे पास जो डेल की वैल्यू होती है वो होती है आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस फाई कैप अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन डेल आर फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। और यदि हम बात करें डेल स्क्वायर की तो ये होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर कोष्टक आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डेल स्क्वायर डेल फाई। ये तो हमारे पास क्या है डेल ऑपरेटर हैं, वो भी किस में बेलनी निर्देश तंत्र में कार्तिक निर्देश तंत्र में। यदि हम देखें ये पहला कार्तिक निर्देश तंत्र में है, दूसरा हमारे पास बेलनी निर्देश तंत्र में है और तीसरा हमारे पास कार्तिक निर्देश तंत्र में। ये हमें केवल डायरेक्टली लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डेल स्क्वायर हमें फाई चाहिए, तो यहाँ पर यदि हम फाई लगा देते हैं और कोष्टक लगा देंगे तो ये हमारे पास लाप्लास ऑपरेटर हो जाएगा, सॉरी पाइसन समीकरण हो जाएगी। और ये हमारे पास बेलनी निर्देश तंत्र के लिए, और ये हमारे पास गोलीय निर्देश तंत्र में क्या है लाप्लास समीकरण है। ठीक है आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिज्या r तथा आवेश q का एक समान आवेशित गोला बनाने हेतु आवश्यक ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए कि आवश्यक सूत्र कितना होगा। ठीक है आगे चलते हैं। देखें तो इसके लिए क्या किया, हमने एक गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है r है। इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हमने छोटा गोला खींच दिया ये वाला। ठीक है और इसके बाहर एक और गोला खींच दिया और इस गोले की जो चौड़ाई है वो हमारे पास हो जाएगी dr लिख देंगे हम इसको, कितना लिख देंगे dr लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि r त्रिज्या का एक गोला q आवेश से आवेशित किया जाता है, तो आयतन आवेश घनत्व जो रहेगा वो रहेगा आवेश बटे आयतन, और q क्या है आवेश है, और इस बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। सिंपल, इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगी 3q बटे 4 पाई r क्यूब कूलाम पर मीटर क्यूब। संपूर्ण गोले को आवेशित करने के लिए मान सकते हैं कि गोला सकेंद्रीय अल्प मोटाई के विभिन्न गोले कोषों से मिलकर बना हुआ है। माना त्रिज्या r वाले गोले में आवेश की मात्रा q है, तो हमारे पास रहेगा q इक्वल टू, देखो आवेश यहाँ से यदि हम आवेश की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो आवेश होता है हमारे पास घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना है रो है, और आयतन कितना हो जाएगा छोटे गोले का 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्योंकि गोले कोष वितरण बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, अतः गोलीय पृष्ठ पर विभव जो होगा वो रहेगा हमारे पास फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फाई का मान है विभव का मान है वो गोले की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब जब हमारे पास ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे पास होती है du इक्वल टू dw, यानी कि ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, और किया गया जो कार्य है वो हमारे पास होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर फाई इंटू डी आर। ठीक है, तो हमने ये डी आर तो ये लिखा है, और विभव जो है विभव की वैल्यू हमने ये निकाली है पीछे से, ये हमारे पास विभव की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डी यू की। और संपूर्ण गोले की बात करेंगे तो इस ऊर्जा याद करने के लिए, वृद्धि करने के लिए
u बराबर कितना रहेगा, इंटीग्रेशन du। तो हमने गोले को कहाँ से कहाँ तक आवेशित किया था, हमने गोले को किया था 0 से लेकर के q तक। तो q एंड डी फाई, और q डी फाई की यानी कि डी की जो वैल्यू हो वो सिंपली हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद हमारे पास इसके अंदर सब कॉन्स्टेंट है, केवल r की पावर 4 और डी आर को अंदर रखेंगे। r की पावर 4 का समाकलन होगा r की पावर 5/5, 0 to r। समाकलन करके इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है रो स्क्वायर, और इस रो स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रख दी हमने, रो स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। बाकी ऊपर की वैल्यू ऐसे कैसे, कुछ जो चीज़ें हैं उनको हम काट देंगे, जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारे पास ये रहेगा, और जो बचता है वो हमारे पास बचता है u बराबर 3/5 KQ² जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समान रूप से आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, एक समान रूप से। यदि हम गोले को बाह्य सतह पर ही आवेशित करना चाहें, यानी कि हम उसको अंदर आवेशित नहीं करना चाहें, तो इसी u का जो मान है वो हमारे पास होता है 1/2 और KQ²/r, जबकि एक समान आवेशित करने के लिए होता है 3/5 KQ²/r। अगला क्वेश्चन है, लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए किन्हीं φ1 तथा φ2 विभव से आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य अंतराल में विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। ये विद्युत विभव है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमें इसको निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम पाइसन समीकरण की बात करें तो पाइसन समीकरण हमारे पास होती है डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो बटे एम एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ओके। उसके बाद देखिए, हमने दो प्लेटें ली, क्योंकि हमें कहा गया है कि किन्हीं दो φ1 φ2 के मध्य ये प्लेटों के विभव दिए गए हमें, तो हमने φ1 पहली प्लेट और φ2 दूसरी प्लेट का विभव लिया है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने ली है d। तो यहाँ पर हमारे पास z बराबर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी, और ये जो नीचे है प्लेट वो z बराबर 0 पर रखी गई है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, कार्तीय निर्देश तंत्रों में हमने जो पाइसन समीकरण है वो पढ़ी। देखो, लाप्लास समीकरण के अंदर तो ये 0 होता है, ये वाला 0 पार्ट होता है, जबकि लाप्लास में होता है माइनस का रो बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। समांतर प्लेटों के मध्य x तथा y अक्षों के अंदिश समिति होने के कारण x तथा y अक्षों के अंदिश विभव का मान परिवर्तित नहीं होता, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें हम इसको अचर मानेंगे, और अचर मानेंगे तो x और y के रेस्पेक्ट कितना रहेगा, 0। तो हमारी ऊपर की जो समीकरण है वो केवल ये बचेगी, ये वाली डेल स्क्वायर फाई बटे डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस रो बटे में एप्सिलॉन नॉट बचेगा। दोनों प्लेट z बराबर 0 तथा z बराबर d के मध्य समीकरण 7 का समाकलन करने पर ये हमारे पास समीकरण 7 ये थी। ठीक है, वैसे हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, 1 लिख देंगे, ये समीकरण 1 आ जाएगी। तो इस समीकरण का यदि हम समाकलन करते हैं तो समाकलन एक इधर से करेंगे तो एक बार हमारे पास बचेगा डेल फाई अपॉन डेल जेड, इधर करेंगे तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर केवल जेड आ जाएगा, और एक समाकलन नियतांक c1। इसका एक बार और करेंगे तो ये केवल 5 बचेगा, इसका करेंगे तो ये डेल जेड स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस c1z प्लस एक और नियतांक आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक समीकरण आती है ये वाली। तो ये हमारे पास समांतर प्लेटों के मध्य विभव है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारे पास दो कांस्टेंट है c1 और c2। इन c1 c2 की वैल्यू हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से निकालते हैं। तो पहली स्थिति हमें ये लेनी है कि z बराबर 0 पर प्रथम प्लेट पर जो विभव है वो कितना है, φ1 है, और दूसरी स्थिति ये लेनी है कि z बराबर d पर द्वितीय प्लेट पर जो विभव है वो हमारे पास कितना है, φ2 है। तब इसको इस तरह से ले सकते हैं। देखिए, हाँ, हम इसको इस तरह से लेंगे। तो इस समीकरण के अंदर इसको हम समीकरण 2 दे लेते हैं अब की बार। इस समीकरण में सबसे पहले z बराबर 0 रखेंगे, तो z बराबर 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और फाई की जगह रख देंगे φ1 और ये जाएगा c2, तो यानी कि φ1 बराबर c2। तो एक समीकरण दिया जाएगी φ1 बराबर c2। एंड सेकंड हमारे पास देखिए क्या है, z बराबर d पर फाई बराबर φ2।
तो यहाँ पर लिखेंगे phi2, यहाँ पर हमारे पास z की जगह d आ जाएगा, d स्क्वायर, यहाँ पर भी d आ जाएगा, और ये समीकरण हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों समीकरणों में C1 C2 का मान रखेंगे, यानी कि ऊपर वाली जो समीकरण उसमें C1 C2 के मान निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो फाई का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा फाई बराबर रो जेड डी माइनस जेड बटे 2 एप्सिलॉन नोट प्लस जेड अपॉन डी phi2 माइनस phi1 प्लस phi1। देखिए हमारे पास दो समीकरण हैं और दो ही कोशेंट है, C1 C2 और C1। तो यहाँ से हम C1 C2 की वैल्यू आराम से प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। वो वैल्यू हम पीछे वाली समीकरण यानी कि इस समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण में रखने के बाद ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस प्रकार से होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दोनों समांतर प्लेटों के मध्य जो हमारे पास विभव है वो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है कि E बराबर का माइनस का ग्रेडियंट फाई। इसका हम ग्रेडियंट लेंगे तो ये ग्रेडियंट ले लिया। एक्स और वाई दिशा में कोई ग्रेडियंट नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स और वाई है ही नहीं। जेड दिशा में रहेगा इसलिए हमने डेल फाई अपॉन डेल जेड डायरेक्टली लिख दिया। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास देखिए ये वाला भाग 0 हो जाएगा। ये जेड है, इसका मान 1 आ जाएगा। ये हमारे पास जो विभव है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो जेड जो है वो इसका अवकलन होगा, तो ये बचेगा phi2 माइनस phi1 बटे डी, तो ये बच गया। phi1 कॉन्स्टेंट है, ये कितना हो जाएगा 0, और ये जो वैल्यू है वो ऐसे कैसे यहाँ पर डी वाला भाग हट जाएगा और जेड का कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास रहेगा रो बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट 2z माइनस डी। एक मिनट को, यहाँ कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर में आएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया है, फ्रेम एस में स्थिर आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निम्न है। ई 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक्स अक्ष के अनुदिश 0.6c वेग से गतिशील निर्देश फ्रेम एस डैश में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो देखिए सिंपली हमारे पास ई दे रखा है और हमें ई डैश चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है ये वाला, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, हमने इसके घटक अलग अलग लिख लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ई एक्स अक्ष के, तो एक्स अक्ष के अनुदिश 0.6c वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में जब विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारे पास होता है ई एक्स डैश बराबर ई एक्स। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी 4 का मान 4 ही रहेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हमारे पास जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील है उस दिशा में नहीं बदलता, उसकी जो लंबवत दिशा होती है उसमें परिवर्तित होता है, और लंबवत दिशा हमारे पास यहाँ पर वाई और जेड है। तो इसके अंदर हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि ई वाई डैश बराबर गामा ई वाई बराबर, अब देखो गामा की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। वी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -1 माइनस 0.36। सोल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 0.64, और 64 का अंडर रूट होता है हमारे पास 0.8, और ये भाग देने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सेम हमारे पास ई जेड के अंदर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पर इक्वल टू 9/√1 माइनस 0.36 बराबर 9/0.8, ये रहेगा 11.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू 4 ऐसे कैसे यहाँ से लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू हमारे पास 6.25 आई थी, ये लिख देंगे, और जेड की वैल्यू हमारे पास 11.25 आया था, उसको ये लिख देंगे। क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए हम इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप और इसके साथ के कैप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।